हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कवर कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे का पोर्शन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने कवर किया था, अगर मैं आपको रिकॉल कराऊँ तो हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से यूरोपियंस किस किस समय तक पहुँचे थे भारत में। ठीक है, जैसे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अगर मैं बात करूं पुर्तगीज़ की, सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगीज़। ठीक है, पुर्तगीज़ भारत आए थे। और वो कब आए थे? वो आए थे 1498 को आए थे। दूसरे नंबर पे फिर जो यूरोपियन जो भारत पहुंचे थे वो डच 1602, जो आज के ये डच वही है जिसको बाद में फिर हॉलैंड नाम कर दिया गया और आज के डेट में नीदरलैंड नाम से जाना जाता है, नीदरलैंड नाम से जाना जाता है। फिर तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो फिर ब्रिटिश, कौन? अंग्रेज कब? 1698। ठीक है। फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें, 1608, सॉरी एक सेकेंड, 1608। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस लोग, ठीक है, फ्रेंच लोग पहुंचे थे भारत। ठीक है, ये 1664। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे इसके बाद जो आए थे वो आए थे डेन्स, जिसको आज के डेट में क्या कहते हैं? डेनमार्क कहते हैं। डेनमार्क, ये 1616 में भारत पहुंचे थे, जो आज के डेट में डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के नाम से जाना जाता है डेन्स को। और फिर स्वीडिश कब आए थे? स्वीडिश आए थे 1731। तो ये पूरा लिस्ट है जो कि हम लोगों ने लास्ट यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज का पूरा पोर्शन जो रहेगा वो आपका पुर्तगाल के ऊपर रहेगा, पुर्तगीज़ के द्वारा यहाँ पे आकर के कौन आया था सबसे पहले, और बेसिकली वो कहाँ पहुँचे थे और किस किस काम के वजह से उनके आने से भारत को क्या फ़ायदा मिला, वो सारे पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको कल पहले ही बताया था कि हम लोग जो ये सीरीज़ जो हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, ना कि नॉलेज बेस से कवर कर रहे हैं। तो जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वही सारे पोर्शंस हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करते हुए चलते चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लेक्चर को शेयर भी करते हुए चलिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और बाकी लोग भी इसको कवर करते हुए चले। ठीक है। तो पुर्तगाल के बारे में अगर हम लोग बात करें, पुर्तगीज, ठीक है, पुर्तगीज के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे क्यों आए थे, क्यों भारत में ये क्यों आए थे? ठीक है, तो याद होगा आपको मैंने बताया था कि जो जितने भी पूर्वी से जो भी व्यापार हुआ करता था यूरोपियन के साथ, वो सारे उसमें एकाधिकार जो प्राप्त हुआ था वो इटली के पास था। और उसी एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए यूरोपियन जो है वो पूर्व दिशा में भारत की तरफ, चीन की तरफ आना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और वो किस मार्ग से आना स्टार्ट हुए? तो सी रूट से, वो अलग से अपना, क्योंकि जो लैंड रूट था वहाँ पे तो ओटमन एम्पायर का साम्राज्य था, जिसके वजह से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो वो उन्होंने दूसरा रास्ता खोजा, और वो दूसरा रास्ता कौन सा था? वो दूसरा रास्ता था सी रूट, यानी जल मार्ग। ठीक है, समुद्र के रास्ते से, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट यानी केप ऑफ गुड होप, याद है? बताया था ना आप लोग को, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, बार्थोलोमियो दियाज ने। ठीक है, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा तो उसको ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो उसी रास्ते के मार्ग से पूर्व के तरफ यूरोपियंस का आगमन हुआ। ठीक है, तो पुर्तगीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो भारत क्यों आए? तो वो क्योंकि भारत का जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा विख्यात थे, बहुत ज़्यादा यूरोप में व्यापार होता था मसालों का, कपास का, शुगर का। तो मसालों के व्यापार के लिए, फॉर ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिस, यानी मसालों के व्यापार के लिए। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे पूरा नोट्स है बाइलिंगुअल में, टेंशन मत ले, अभी चीज़ों को समझिए। ठीक है, मसालों के व्यापार के लिए ये आपके पुर्तगाल जो है वो भारत आए थे। वो बीच में इंटरमीडिएटर जो इटली था वो नहीं चाहते थे उसका एकाधिकार बना रहे, वो अपना वर्चस्व चाहते थे कि वो सारी चीज़ें डायरेक्ट भारत के कांटेक्ट में आकर के और जो एकाधिकार इटली का प्राप्त है उसको ख़त्म करना, वर्चस्व को ख़त्म करना और अपने में एकाधिकार को
एकाधिकार बनना, ठीक है। और इसी चीज चलते यूरोप के 2 कंट्री यानी पुर्तगाल और स्पेन पूर्व की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो मसालों के व्यापार के लिए पुर्तगीज आपके भारत की तरफ बढ़े। कहाँ पहुँचे हैं ये, कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे हैं कैलीकट। कहाँ पे पहुँचे, कैलीकट कहाँ पे है, ये है केरल में, ठीक है, केरल पहुँचे थे, ठीक है। और कौन पहुँचा था, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, सभी को पता है, पहुँचे थे कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा, ठीक है। ये पहले पुर्तगीज थे, कौन थे, पहले पुर्तगाली, ठीक है, पहले पुर्तगाली जो भारत पहुंचे थे, ठीक है। पहले यूरोपियन भी आप कह सकते हैं, पहले यूरोपियन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, यूरोपियन जो भारत पहुंचे थे, ठीक है। भारत जो ये पहुंचे थे, ठीक है, भारत जब ये पहुंचे थे तो सबसे पहला चीज़ इनका जो स्वागत किया गया था, देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, इनका स्वागत जो किया था, स्वागत किन्होंने किया था, स्वागत किया था जमुरीन में, जमुरीन, कौन थे जमुरीन, जमुरीन शासक थे, कौन थे, शासक, कहाँ के, कैलीकट के, कहाँ के, कैलीकट के, याद रहेगा सभी को, कैलीकट के शासक थे जमुरीन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ठीक है। वास्को डी गामा का जहाज कौन सा था जिससे वो पहुंचे थे, जहाज, वो जहाज का नाम था सैन मारिया, क्या नाम था, सैन मारिया, याद रहेगा सभी को, सैन मारिया उस जहाज का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। किधर से पहुंचे थे, वाया, वाया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का दक्षिणी तट से में ये आपको देखने को मिलेगा, केप ऑफ गुड होप। इसका खोज किसने किया था, इसकी खोज की थी बार्थोलोमिया, बार्थोलोमिया, ठीक है, बार्थोलोमिया दियाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। और इसके ठीक 10 साल के बाद ये बेसिकली बार्थोलोमिया जो दियाज थे वो 1487 में इसकी खोज की थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे उसके ठीक 10 साल के बाद ये बार्थोलोमिया डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक आकर के, ये भी पुर्तगाली थे और ये भी केप ऑफ गुड होप की खोज करने के बाद ये रिटर्न हो गए थे, वो हार मान गए थे, कितना दूर आने के बाद भी इन्होंने भारत की खोज नहीं कर पाए, तो वो रिटर्न हो गए थे। लेकिन वास्को डी गामा रिटर्न नहीं हुआ था 1498 में, वो फिर आगे बढ़ता हुआ चला पूर्व की तरफ और भारत की खोज उन्होंने कर ली थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, डिटेल में हर एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें कवर करते हुए चलते हैं। देखिए पुर्तगाली शासन 450 से अधिक वर्षों तक भारत में इन्होंने राज किया है, 450 साल से अधिक वर्ष तक इन्होंने शासन किया भारत में। और पुर्तगीज वे द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया, पहले मैंने बताया, एंड लास्ट सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन जो थे वो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, ठीक है। और सबसे अंतिम यूरोपीय भी जो जिन्होंने भारत छोड़ा वो भी कौन थे, वो थे यही, वो कौन थे, वो भी आपके यही थे, ये ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ही यही आए थे, ठीक है, सबसे पहले यही आए थे, 17 मई को आए थे। कब आए थे, देखिए यहाँ पे क्या है 1498, एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 17 मई 1948 में वास्को डी गामा जो थे वो कैलीकट पहुंचे थे। सी रूट, कौन से सी रूट से, केप ऑफ गुड होप से वो कैलीकट पहुंचे थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। और सबसे पहले भी पोर्तुगीज यहीं थे और सबसे अंतिम पोर्तुगीज भी यहीं थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, जिन्होंने भारत छोड़ा था, जिन्होंने भारत सबसे अंतिम पोर्तुगीज थे जिन्होंने भारत छोड़ा था, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। कब छोड़ा था याद रख, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसे तो आगे बता दूंगा इसको। तो इन्होंने भारत छोड़ा था 1961 में। एक एरिया जो भारत में गिफ्ट दिया गया था यानी सौंपा गया था, वो कौन सा एरिया था 1961 में, कौन सा एरिया था याद रखिएगा, पॉलिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, गोवा था, दमन एंड दीव था, याद रखिएगा, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव ये किसके कब्जे में था, ये पुर्तगीज के कब्जे में था। और 1961 में, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 1961 यानी भारत उस समय आज़ाद हो चुका था, भारत उस समय आज़ाद हो चुका था। भारत के आज़ाद होने के आप देख सकते हैं 1961 की बात कही जा रही है, यानी 14 साल के बाद, 14-15 साल के बाद 1961 तक पुर्तगीज का शासन भारत के गोवा और दमन एंड दीव पे था, जो आज के डेट में भारत का हिस्सा है। तो सबसे अंतिम में इन्होंने ही भारत छोड़ा था और सबसे पहले भारत जो थे भारत में जो आगमन हुआ था और वो
जो यूरोपियन का वो भी पुर्तगीज ही थे। ठीक है, क्लियर। ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको लिख लीजिए कहीं पे नोट करके। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, हाँ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि 1498 एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो एग्जैक्ट डेट कौन सा था? एग्जैक्ट डेट आपका 17 मई 1948, जब पुर्तगाल के वास्को डी गामा जो थे वो भारत पहुँचे थे सी रूट से। आप देख सकते हैं, पुर्तगाल डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ही सेल्ड अराउंड अफ्रीका वाया केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कैलिकट, यानी केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका के चारों ओर रवाना हुआ और उसके बाद फिर ये आपके कैलिकट पहुँचे। ठीक है, डन। ये है वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा 17 मई 1498 ये वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे इनका स्वागत जो किया गया है, देखिए वास्को डी गामा का रूट लिस्बन से आए थे। यहाँ पे पुर्तगाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्बन है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए इस रूट से आए थे, देख सकते हैं इस रूट से। ठीक है, केप ऑफ गुड होप का लोकेशन आपको देखिए यहाँ पे आज के डेट में ये दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। ये साउथ अफ्रीका के अंदर में आता है केप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते पे आकर के फिर ये आपके इस रूट में आकर के मेडागास्कर से क्रॉस करके हिंद महासागर क्रॉस करके कैलिकट यहाँ पे पहुँचे थे। ठीक है, क्लियर, डन। वास्को डी गामा 17 मई 1498। ठीक है, ही वॉज वेलकम्ड बाई जमुरीन के द्वारा इनकी स्वागत की गई। कैलिकट के हिंदू शासक थे, उस समय राज किसका चल रहा था? शासक कौन थे कैलिकट के? जमुरीन थे, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया और अगले वर्ष वो वापस से पुर्तगाल जो है वो लौट गए। इनको यहाँ पे आने का बहुत बड़ा फायदा मिला। क्या मिला? भारतीय माल से भारी मुनाफा इन्होंने कमाया है। जो इंडियन कार्गो था उससे बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट हुआ है और उनके अभियान का लगभग 60 गुना था। मतलब जितना उनको आने में खर्च हुआ था उसका 60 गुना वो यहाँ से ले करके जा रहे थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट वो कमा के जा रहे थे। ठीक है, तो वो रिटर्न हो गए थे अगले साल ही। फिर 1500 नेक्स्ट ईयर, यानी एक साल 1499 में वो रिटर्न हो गए और फिर 1500 में ईस्वी में, ठीक एक साल के बाद, दूसरे जो पुर्तगीज थे पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल, ये भारत पहुँचे। कौन पहुँचे? पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल की बात कही जा रही है। ठीक है, पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते चलिएगा। जो भारत पहुंचे थे 1500 ईस्वी में। कब पहुंचे थे? 1500 ईस्वी में, ये ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, 1500 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, ये ध्यान रखते चलिएगा। और वास्को डी गामा का दूसरा ट्रिप जो लगा था वो 1502 में लगा था। कब लगा था? 1502 में, दूसरी यात्रा, यानी ठीक 2 साल के बाद, जब पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचे थे। पोर्तुगीज का भारत में आना, मैंने आपको पहले ही बताया, वो भारत में क्यों आए थे? व्यापार करने को लेकर के। किस चीज़ का? मसालों का, क्योंकि भारत का जो मसाले थे वो बहुत ज़्यादा विख्यात थे यूरोपियन में, और उसी मसाले का व्यापार करने के लिए वो भारत पहुँचे थे यूरोप के पुर्तगीज लोग। ठीक है, तो ये इन्होंने अपना व्यापार कहाँ कहाँ पे स्थापित कर लिया? कैलिकट में, कोचिन में, कैनानोर में, ये ध्यान रखिएगा। पुर्तगालियों ने कैलिकट, कोचिन और कैनानोर में व्यापारिक बस्तियां को स्थापित किया। उन्होंने अपना व्यापार वहाँ पे शुरुआत की, व्यापार की शुरुआत की, जो कि मसालों की थी। ठीक है, कौन है ये? ये हैं आपके पोर्तुगीज पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ये ध्यान रखिएगा, यही है। ठीक है, ये पहुँचे थे 1500 ईस्वी में। कब पहुँचे थे? 1500 ईस्वी में, याद रखिएगा, पेड्रोस अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, क्लियर, डन। और दूसरा ट्रिप वास्को डी गामा का कब लगा था भारत की ओर? 1502 में, ये ध्यान रखिएगा, 1502 में उनका दूसरा ट्रिप लगा था। और 1502 की बात बताता हूँ एक, 1502 में ही इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1502 में ही जो वास्को डी गामा थे, जब वो भारत पहुँचे थे तो उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने, फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे की थी फैक्ट्री स्थापित? ये स्थापित की थी उन्होंने कोचिन में, याद रखिएगा, याद रखिएगा। वास्को डी गामा जब दूसरा ट्रिप जब लगाए थे भारत का, तो उस समय उन्होंने अपना फैक्ट्री को स्थापित किया, फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। कहाँ पे? कोचिन में। कब? 1502 ईस्वी में, याद रहेगा। ये भी नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा।
नोट करके लिख लीजिएगा। तो पहला फैक्ट्री जो स्थापित किया गया यूरोपियन के तरफ से याद रखिएगा, यूरोपियन की तरफ से, वो कोचीन में किया गया। और कब किया गया? 1502 में। और किसके द्वारा किया गया? पुर्तगीज के द्वारा किया गया, और वो 1502 में किया गया। ठीक है, डन। एक सेकेंड, ये जमूरीन है, सॉरी जमूरीन है, ये जमूरीन है, इन्हीं के द्वारा स्वागत किया गया था, सॉरी जमूरीन। और पेड्रोस अल्वारेस कैब्रल, ये है पेड्रोस अल्वारेस कैब्रल, ठीक है, कैब्रल, ये हैं आपके, ये पेड्रोस, ये जमूरीन है, इन्हीं के द्वारा स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। पेड्रोस अल्वारेस कैब्रल देखिए 1500 ईस्वी में किस रास्ते से भारत पहुंचे थे? इनके सी रूट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी पुर्तगीज थे, यहाँ से लिस्बन से ये निकले थे, और आप देख सकते हैं ये भी केप ऑफ गुड होप के माध्यम से ये पहुंचे थे। ये देखिए, ये आने का रास्ता है और ये रिटर्न होने का रास्ता है। रिटर्न 1501 अगले साल यानी 1501 में रिटर्न है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये था आपका, देखिए ये रास्ता था किसका? वास्को डी गामा का, वास्को डी गामा का। आप रास्ता देख सकते हैं किस रूट से ये भारत दौरे पे आए थे। लिस्बन से निकले, ये देख सकते हैं, अटलांटिक महासागर से होकर के केप ऑफ गुड होप पहुँचे। ठीक है, यहाँ से फिर ये पहुँचे, यहाँ से फिर मोजम्बिक पहुँचे, मोजम्बिक से मोम्बासा पहुँचे, मोम्बासा से फिर ये आपके यहाँ पे कैलिकट पहुँचे। ठीक है, रिटर्निंग इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं, गोवा से निकले, गोवा से निकले, मेडागास्कर टच किया इन्होंने, केप ऑफ गुड होप टच किया, अटलांटिक महासागर एंटर किए, और फिर वापस से लिस्बन की ओर प्रस्थान किए। ये कौन थे? ये वास्को डी गामा का रूट था। किसका रूट था? वास्को डी गामा का। और अगर हम लोग बात करें अल्वारेस कैब्रल की बात करें, तो अल्वारेस कैब्रल आप देख सकते हैं इनका रूट कैसा था जब वो भारत के दौरे पे आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ से लिस्बन से निकले इन्होंने, लिस्बन से निकला इन्होंने, यहाँ पे आइलैंड है कैबो वर्डे आइलैंड, यहाँ पे ठहरा इन्होंने, फिर यहाँ पे आए पोर्ट सेगुरा में ठहर के, फिर ये आपके केप ऑफ गुड होप से होकर के ये फिर आगे बढ़े, मेलेंडी में रुके, और फिर यहाँ पे आपके पहुँचे नॉर्थ। यहाँ से रिटर्निंग कोच्चि से, अरेबियन से, हिंद महासागर से होकर के सोफाला में रुके, फिर रिटर्न केप ऑफ गुड होप से होकर के बेसिगुइसी में पहुँचे, और फिर लिस्बन यहाँ रिटर्न हो गए 1501 में। ठीक है, फिर 1502 में फिर वापस से दूसरा ट्रिप लगा किसका? वास्को डी गामा का। डन, ये सारे पोर्शंस कवर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला गवर्नर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला गवर्नर कौन था? पहला पुर्तगीज गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? फ्रांसिस डी अल्मेडा, याद रखिएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपके कौन थे? दूसरा जो बनाया गया था वो ये थे 1509 में, देख सकते हैं। ठीक है, तो 1509 ईस्वी में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का राज्यपाल बनाया गया। तो ये दूसरे नंबर के थे, याद रहेगा, ये दूसरे नंबर के थे, और ये पहले नंबर के गवर्नर जनरल थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर, डन। अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क को बनाया गया था। ठीक है, और एक्चुअली में इन्हीं को ही रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज के पावर का भारत में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ नोट बना करके, रियल फाउंडर पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो असल में जो पुर्तगीज की जो शक्तियाँ थी, जो पुर्तगीज को स्थापित करने में भारत में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, वो यही थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो कि दूसरे सेकंड गवर्नर जनरल थे भारत में, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया, कब? 1510 में। 1509 में उनको गवर्नर बनाया गया पुर्तगीज के क्षेत्र का भारत में, और 1510 ठीक एक साल के बाद उन्होंने गोवा पे जीत हासिल कर ली, गोवा को कैप्चर कर लिया इन्होंने, ये ध्यान रखते चलेगा। और गोवा को कैप्चर जो इन्होंने किया है वो किससे कैप्चर किया था इन्होंने गोवा को? गोवा पे शासक किसका था? गोवा पे शासन किसका था? सबसे बड़ा चीज़ है, गोवा पे शासन किसका था, ये ध्यान रखते चलेगा। तो गोवा पे शासन जो था वो आपका उस टाइम पे जो था गोवा पे शासन, वो था यूसुफ आदिल शाह। किसका था? यूसुफ आदिल
शाह, याद रहेगा सभी लोग को। तो किससे जीत इन्होंने हासिल की? यूसुफ आदिल शाह से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने जीत हासिल की, गोवा को कैप्चर किया इन्होंने। और उस समय ये बीजापुर के शासक से इन्होंने, और उस समय पे जो बेसिकली जिस समय में शासन चल रहा था उस समय सिकंदर लोधी डायनेस्टी का शासन चल रहा था उस टाइम पे, ये ध्यान रखते चलेगा। और उस समय फिर गोवा पे कब्जा करने के बाद गोवा को राजधानी ही बना दिया गया था पोर्तुगीज़ के सेटलमेंट का। आप देख सकते हैं 1510 के बाद से गोवा जो आज़ाद हुआ है वो 1961 में हुआ था, बताया था ना अभी, याद है। सबसे अंतिम जो थे यूरोपियन जो भारत छोड़े थे वो कौन थे? पुर्तगीज़ थे, और वो 1961 में। सबसे पहले भी पुर्तगीज़ थे जो भारत आए थे, और सबसे अंतिम भी पुर्तगीज़ थे जो भारत छोड़े थे 1961 को, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आदिल शाह का यहाँ पे शासन हुआ करता था गोवा पे, उनको हरा करके ये कैप्चर कर लिया इन्होंने, गोवा पे कब्जा कर लिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है जो कि बहुत से जगह पे आपको नहीं देखने को मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया 1502, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। 1502 में मैंने आपको क्या कहा था कि वास्को डी गामा आया था भारत, ठीक है। और वास्को डी गामा ने इस्टेब्लिश्ड किया, क्या किया? 1502 में एक फैक्ट्री को स्थापित किया, फैक्ट्री को स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। फैक्ट्री को स्थापित किया कहाँ पे? कोचिन में बताया था ना, कोचिन में इन्होंने सबसे पहला फैक्ट्री जो पुर्तगीज़ का था, यूरोपियन का था, जो स्थापित किया गया था भारत में, वो कोचिन में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1502 में। ठीक 3 साल के बाद अगर मैं बात करूँ 1505 की, ध्यान से समझिएगा, तो पहले गवर्नर जनरल बनाए गए कौन? अल्मेडा, अभी मैंने पढ़ाया आपको अल्मेडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनको भेजा किन्होंने था? अल्मेडा सेंट बाय किंग इमैनुअल थर्ड, याद रखिएगा, किंग इमैनुअल, ये बहुत जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। किंग इमैनुअल थर्ड के द्वारा इनको भेजा गया था, मेड द गवर्नर जनरल, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल कहाँ का? भारत में पुर्तगीज़ के एरिया में, ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज़ का जो टेरिटरी था वहाँ पे इसको, यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया 1505, ठीक है। एक चीज़ और बहुत जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, ये जो अल्मेडा है, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मेडा की अगर हम लोग बात करें, इनके द्वारा स्वीकृत किया गया था, स्वीकृत यानी अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट किया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत जगह पे कभी कभी ये पूछ लेता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी इसको क्या कहते हैं? नीली जल नीति, क्या कहते हैं? नीली जल नीति, याद रहेगा, ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? फ्रांसिस डी अल्मेडा। फॉर किस लिए? इसको क्या, ये इसको स्थापित करने का, इसको स्वीकृत करने का क्या था? ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके, किसका? जो पुर्तगीज़ के द्वारा जो जितने भी व्यापारिक जहाज थे, ठीक है, हिंद महासागर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापारी जहाज की सुरक्षा के लिए, लिख लीजिए, हिंद महासागर में पुर्तगाली व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा, व्यापारी जहाज़ों की सुरक्षा के लिए ये नीली जल नीति को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, किसके द्वारा? यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेडा। कहाँ पे? हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन, ये ध्यान रखिएगा। और 1509 में आपको तो मैंने यहाँ पे दिखवाया भी था, 1509 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1509 में इनको फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को दूसरा गवर्नर बना दिया गया था पुर्तगीज़ के टेरिटरी का, और जो कि रियल शासक इनको माना जाता है, ये ध्यान रखते चलेगा। गोवा को कैप्चर इन्होंने 1510 को किया आदिल शाह से, ये ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद आदिल शाह कौन थे? ये आपके किंग ऑफ बीजापुर भी आप कह सकते हैं, किंग ऑफ बीजापुर भी थे, किंग ऑफ बीजापुर आप कह सकते हैं, किंग ऑफ बीजापुर, ठीक है, किंग ऑफ बीजापुर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गोवा आज़ाद कब हुआ? गोवा आज़ाद हुआ, लिख लीजिए,
19 दिसंबर 1961। ठीक है, क्लियर, डन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। अब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में हॉर्मुज से मलाया में मलका और इंडोनेशिया में मसाला द्वीपों तक पूरे एशिया तट पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अब पुर्तगीज का मेन एम क्या था? एकाधिकार को प्राप्ति करना। तो पुर्तगीज ने 1510 तक जितने भी व्यापारिक जहाज थे अरब के, वो सभी को डिस्ट्रॉय किया और उनके वर्चस्व को ख़त्म किया और अपना वर्चस्व वहाँ पे डोमिनेंसी जो है उन्होंने स्थापित किया। यही तो एम था उनका कि जो इटली रोम के थ्रू जितने भी व्यापार होते थे पूर्व के देशों के साथ यूरोपियन का, वो इटली के द्वारा होता था। इटली सभी जो मटेरियल्स है, सभी सामान जो है वो अपने यहाँ पे लेकर के आता था और वहाँ से फिर यूरोपियन देशों में भेजता था। कपास, अच्छे अच्छे कपड़े, फिर चीनी हो गया, फिर अगर हम लोग बात करें मसाले हो गए, तो ये ध्यान रख सकते हैं, सीमेंट हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, यहाँ पे अपना डोमिनेंसी इन्होंने वर्चस्व पूरा एशियन कोस्ट पर स्थापित कर लिया। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर के पर्शियन गल्फ तक, मलक्का इन मलाया और स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया जिसको कहा जाता है, वहाँ तक इनका अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का जब देहांत के समय यानी उन मृत्यु के समय पुर्तगाली भारत में सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब इन्होंने अपना डोमिनेंसी, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया जब अल्फोंसो डी अल्बुकर्क यानी रियल फाउंडर, मैंने क्या बताया था, रियल फाउंडर थे पुर्तगीज पावर का, जो पुर्तगीज की शक्तियाँ को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था, वो सेकेंड गवर्नर जनरल जिनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का था। ये ध्यान रखिएगा, रियल फाउंडर थे जिन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया भारत में। ठीक है, डन, क्लियर। तो ये फ्रांसिस डी अल्मेडा, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा। ठीक है, और ये कौन है? अल्बुकर्क, ये ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क। ठीक है, ये कौन है? अल्मेडा। ये पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल और ये सेकंड गवर्नर जनरल। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रियल फाउंडर। 1530 की अगर हम लोग बात करें तो नीनो दी कुन्हा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुजरात के बहादुर शाह से द्वीप और बेसिन पर कब्जा कर लिया। 1530, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1530 की बात कही जा रही है। नीनो दा कुन्हा, इन्होंने कैप्चर किया डीयू और बेसिन, किससे? बहादुर शाह, गुजरात के शासक से, और इन्होंने अपना वहाँ पे स्थापित किया व्यापार। पश्चिमी तट पर सालसेट, दमन और बॉम्बे में, और मद्रास के पास सेंट थोम और पूर्वी तट पर बंगाल में हुगली में भी बस्तियां को स्थापित किया। देख सकते हैं, तो सालसेट, दमन, बॉम्बे, वेस्ट कोस्ट में इन्होंने अपना स्थापित किया, और सेंट थोम नियर मद्रास और बिहार के हुगली, ये बंगाल के हुगली में, पूर्वी कस्ट में इन्होंने अपनी बस्तियां को स्थापित किया, अपने एरिया को स्थापित किया, अपने फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगीज पावर डिक्लाइन ही नहीं किया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल की शक्ति जो थी, कहते हैं ना कि आज आपका दिन है, कल आपका दिन नहीं था, आज आपका दिन है तो कल किसी और का दिन होगा। लेकिन अब धीरे धीरे पुर्तगीज की शक्ति जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई 16वीं शताब्दी के अंत में। 16वीं शताब्दी के अंत में जितने भी टेरिटरी इनके द्वारा कब्जा किए गए थे वो धीरे धीरे ये हारने लगे, लूज करने लगे। उन्होंने दमन, दीव, गोवा को छोड़ करके, ये 3 को छोड़ करके जितने भी उनके जहाँ जहाँ पे कब्जा थे वो सब धीरे धीरे उनका क्या हो गया, वो खोने लगे। अधिकृत क्षेत्रों को उन्होंने खो दिया। सिर्फ 3 एरिया उनके पास बचा, दमन, दीव और गोवा। और ये 3 एरिया कब तक उनके पास रहा है? बताया था ना अभी बताया, देखिए अभी बताया 19 दिसंबर 1961 तक, 19 दिसंबर 1961 अंत तक, 19/12/1961 तक ये एरिया था पुर्तगीज के अंडर में। भारत उस समय आज़ाद हो चुका था। 1947 के बाद भी ये एरिया जो था वो पुर्तगीज के अंडर में था। ठीक है, कौन थे? नीनो दा कुन्हा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीनो दा कुन्हा। कौन है ये यहाँ नीनो दा कुन्हा। इसके बाद थोड़ा सा आपको बता दूं, 1529 में इनको गवर्नर बनाया गया था पुर्तगीज के एरिया का। ठीक है, 1529 में। 1530 में इन्होंने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया कोची से गोवा, और कोचिन इन्होंने खो बैठे। 1534 में ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई, बेसिन की संधि, जहाँ पे बहादुर शाह जो गुजरात के हैं उन्होंने पुर्तगीज से यहाँ पे इन्होंने हेल्प किया था, पुर्तगीज से इन्होंने हेल्प किया था, ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगीज से इन्होंने हेल्प लिया था। और हुमायूं के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उनका, बहादुर शाह का, और उनको वो आइलैंड बेसिन देने का उन्होंने मतलब इसके समझौते पर उन्होंने प्रॉमिस भी किया था।
और उन्होंने साथ दिया था। बेसिन की संधि 1534 में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। पुर्तगीज से यहाँ पे मदद ली गई थी, बहादुर शाह जो गुजरात के थे, और जो कॉन्फ्लिक्ट उस समय चल रहा था हुमायूं के साथ, ये भी हम लोग कवर करेंगे। और उसी बीच में इन्होंने सीडिंग ऑफ बेसिन यानी बेसिन के समझौते को लेकर के यहाँ पे बात हुई थी, ठीक है। नीनो दा कुना, इनका रोल यहीं तक था। क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया गया पुर्तगीज का, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखिए। पुर्तगीज के द्वारा जितने भी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, दे अबाउट टोबैको कल्टिवेशन, जो तंबाकू खेत की खेती आज के डेट में जो भारत में आपको देखने को मिल रही है, ये किसकी देन है? ये देन है पुर्तगीज के ही देन है, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे इन्होंने टोबैको का यूज़ यानी टोबैको की खेती इन्होंने स्टार्ट की, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के इन्होंने ही स्थापित किया था प्रिंटिंग प्रेस का 1556 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए थे, ये ध्यान रखते चलेगा। प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं कि पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ था, तो ये 1556 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया, किसने खोज, देखिए प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज की थी वो जोहान्स गुटेनबर्ग, कौन थे? जोहान्स गुटेनबर्ग। कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी। कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही खोज की थी प्रिंटिंग प्रेस का, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस का, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस का, ये ध्यान रखते चलेगा। मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने ही खोज की थी। तो 1556 में ये पुर्तगीज के द्वारा ही इनका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें मेडिसिनल प्लांट्स जो थे, उस पर यहाँ पे द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स पहला वैज्ञानिक कार्य जो था वो 1563 ईस्वी में गोवा में प्रकाशित हुआ था। आप देख सकते हैं पब्लिश हुआ था गोवा में मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर के, ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। और एक जो था, देखिए टोबैको कल्टीवेशन आप देख सकते हैं इन्हीं के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा ही। आज देख सकते हैं वर्ल्ड में अगर 70% टोबैको का कल्टीवेशन हो रहा है तो 30% 100% का भारत में हो रहा है, ठीक है। 15% बर्ली ओरिएंटल आप देख सकते हैं 15% वर्ल्ड में, तो 6% भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर टोबैको, अदर क्वालिटी के जो टोबैको होते हैं 15% वर्ल्ड में, तो 64% आपका भारत में हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर। एक गोधिक, एक चीज़ और है यहाँ पे लिख लीजिएगा, गोधिक आर्किटेक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। इनका जो पुर्तगीज के द्वारा गोधिक आर्किटेक्चर भी इंट्रोड्यूस किया गया था भारत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। गोधिक आर्किटेक्चर भी इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिक्लाइन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कारण था जिसकी वजह से इनका पतन होना स्टार्ट हो गया? भारत में पुर्तगालियों के पतन का क्या कारण था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे सक्सेसफुल गवर्नर कौन थे? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के उत्तराधिकार कमजोर और कम सक्षम थे, ठीक है, जिसके कारण अंततः भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हो गया, आप देख सकते हैं। लीडरशिप की कमी थी, पुर्तगाल के जितने भी गवर्नर रहे हैं उनमें एक नेतृत्व करने की शक्ति जो थी वो बहुत कम थी। तो पुर्तगीज वेर इनटॉलरेंट एंड फैनेटिकल इन रिलीजियस मैटर्स, यानी धार्मिक मामलों में असहिष्णु और कट्टर थे। देखिए यूरोपियन का भारत में आगमन, उनका वर्चस्व क्या था? सिर्फ व्यापार ही नहीं था, उनका एक और मकसद था कि जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हमें क्या करना है? क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना, धर्म परिवर्तन करना, ये भी उनका बहुत बड़ा एम था भारत में आने को लेकर के। तो धार्मिक मामलों में वो बहुत असहिष्णु थे, दूसरे धर्म के लोगों की उतना आदर नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो चाहते थे जितने भी धर्म उनके अलावा जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं वो उनके खुद के धर्म में परिवर्तित हो जाए। तो कट्टर भी थे पूरी तरह से दूसरे धर्म को लेकर के, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। उन्होंने मूल लोगों का जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया, देख सकते हैं। इंडल्ज इन पॉसिबल, जानबूझकर फोर्सफुली उनको कन्वर्ट कराया, नेटिव जितने भी लोकल पीपल को क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने को लेकर के। और इस संबंध में उनका दृष्टिकोण भारत के लोगों के प्रति घृणास्पद था, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता का नियम था। तो जहाँ पे भी जो हमारे धर्म के जो नियम थे या दूसरे धर्म के जो नियम थे, उन सभी नियमों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा हेट करते थे, ठीक है, घृणा
पैदा करते थे। ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत से लोगों को इन्होंने क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया और दूसरे धर्म के नियम वगैरह को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस थे। Portuguese administration was more interested in making fortune for themselves, which resulted in the further alienation of the people of India. पुर्तगाली प्रशासन अपने लिए भाग्य बनाने में अधिक रुचि रखते थे। उन्हें अपने से मतलब था, दूसरों का क्या हो रहा है, लॉस जा रहे क्या जा रहे, उनसे कोई मतलब नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के लोगों का अलगाव और बढ़ गया, जिसके वजह से जो भारत जो कनेक्टेड थे पुर्तगीज़ के साथ वो अब अलग होना स्टार्ट हो गया। उनका अब पुर्तगालियों को जो सपोर्ट था, जो अब तक मिल रहा था भारत की तरफ से, वो सब उनका खत्म होता हुआ चला गया। वे अमानवीय क्रूरता और अधर्म में भी शामिल थे। दे वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ह्यूमन क्रुअलिटीज। उनको क्रूरता यानी किसी मानव की भी उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। तो नियमों का बहुत ज़्यादा उल्लंघन करते थे, लॉलेसनेस। एक तरह से पूरी तरह से प्रशासन जो था वो करप्ट था, ये ध्यान रखते चलेगा। दे डिड नॉट इवन साई अवे फ्रॉम पायरेसी एंड प्लंडर। तो वो चोरी लूटपाट से भी नहीं कतराते थे, ये ध्यान रखिएगा, उन्हें उनसे भी मतलब नहीं था। ऑल दिस एक्ट्स रिजल्टेड इन हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द पोर्तुगीज। तो ये सभी कृत्यों का परिणाम पुर्तगालियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया था, जिसके वजह से जितने भी धर्म बाकी जो थे भारत में, उन सभी का एक तरह से अलगाव हो गया और एक तरह से सभी लोग एक तरह से शत्रुता वाला जो रिलेशन था वो आपका बनता हुआ चला गया। ठीक है। और उस समय में जब वो पोर्तुगीज भारत में आते तो उस समय पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा था? मुगल का आप देख सकते हैं, मुगल का फिर आपका स्टार्ट हो गया था, जिसके वजह से उनका फिर वापस से वो अपना वर्चस्व नहीं स्थापित कायम रख सके। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर डच का स्टार्ट हो गया राइज होना। डच जो प्रशासन है, डच फिर भारत आए और डच का फिर वहाँ पे वर्चस्व होना स्टार्ट हो गया और इनका वर्चस्व खत्म हो गया। डच के बाद फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज फिर अपना स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं। पुर्तगीज एंड द स्पेनिश हैड लेफ्ट इन इंग्लिश, आप देख सकते हैं, लेफ्ट द इंग्लिश एंड डच फार बिहाइंड ड्यूरिंग द 15वीं सेंचुरी। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान पुर्तगालियों और स्पेनियों ने अंग्रेजी और डचों को बहुत पीछे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान पुर्तगालियों और स्पेनियों ने अंग्रेजी और डचों को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस सभी बढ़ती वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्तियों ने विश्व व्यापार के स्पेनिश और पुर्तगाल एकाधिकार के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष किया। देखिए, जो एकाधिकार प्राप्त किया गया था स्पेन के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, उसके खिलाफ इनके भयंकर संघर्ष किया और इनका वर्चस्व वहीं पर खत्म हो गया अगेंस्ट स्पेनिश एंड पुर्तगीज मोनोपोली, जो कि विश्व भर में व्यापार को लेकर के चल रहा था। इस तरह से इन दिस स्ट्रगल द लैटर वाज सब्जुकेटेड। इसके बाद इस संघर्ष में बाद वाले अधीन थे, यानी बाद में जो आए अंग्रेज जो आए उनका वर्चस्व स्टार्ट हो गया और दिस ऑल्सो वीकेंड देयर पावर, जिसके वजह से पुर्तगालियों की शक्ति भी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई। Also, the might of Mughal Empire and the growing power of Marathas did not let the Portuguese maintain their trade monopoly for long in India. उस समय में मुगल साम्राज्य की ताकत और मराठों की बढ़ती ताकत ने पुर्तगालियों को भारत में अपने व्यापार एकाधिकार को लंबे समय तक बनाए रखने में नहीं दिया, है ना। उनका फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं दे क्लैश्ड विथ मुगल पावर इन बंगाल में उन्होंने मुगल शक्तियों के साथ भिड़ गए, मुगल सत्ता से भिड़ गए और 1631 में वे ड्राइवन आउट ऑफ द सेटलमेंट एंड हुगली पे जो उनका जो पावर था वो फिर ख़त्म हो गया, मतलब हुगली में अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया गया था उनको। लास्ट में क्या बचा? दमन, दीव और गोवा, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। बस यही पावर से पुर्तगीज के पास बच के इन्हीं एरिया पे उनका कंट्रोल रह गया। बाकी जितने भी एरिया थे, कैलिकट, केरल, फिर मद्रास में हो गए, फिर हुगली हो गए, ये सभी पावर उनसे छीन लिए गए। पुर्तगीज डिस्कवर्ड ब्राज़ील का भी यहाँ पे खोज इन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया गया। लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील की भी खोज की और भारत में अपने क्षेत्रों की तुलना में इस पर अधिक ध्यान देना भी शुरू कर दिया एंड बिगेन टू पे मच मोर अटेंशन टू इट दैन इट्स स्टेटस इन इंडिया। बाद में जब उन्होंने ब्राज़ील की खोज की अमेरिका में, तो उनका ध्यान एक तरह से आपका भारत से ज़्यादा ब्राज़ील में भी रहने लगा। वहाँ पे सारे कंट्रोल स्थापित करने को रहेगा, जिसके वजह से जो वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे भारत की तरफ, जिसके वजह से ये भी एक कारण था जिसके वजह से उनका पतन हो गया। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके किस तरह से उनका पतन हुआ भारत में पुर्तगीज़ का, जो कि यहाँ पे सारी बातें डिस्कस की गई है। ठीक है, व्हेन पुर्तगाल केम अंडर स्पेन इन 1580, जब 1500 ईस्वी में पुर्तगाल स्पेन के अधीन आया तो पुर्तगाल के हितों पर स्पेनिश हितों का वर्चस्व था।
देख सकते हैं। तो स्पेन इंटरेस्ट प्री डोमिनेटेड ओवर पुर्तगाल इंटरेस्ट, यानी पुर्तगाल का जो बातें थी उस बातों को कम उपयोग दी जाती थी, कम इंटरेस्ट दिया जाता था, कम माना जाता था, स्पेन की बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, विच वे सब्सिक्वेंटली साइड लाइन, जो बाद में किनारे कर दिए गए थे। ये ध्यान रखते चले, बाद में इग्नोर ही कर दिया गया ना। पुर्तगाल के कोई भी आइडियाज़ थे उन सारे आइडियाज़ को महत्व नहीं दिया जाता था, स्पेन के सारे बातों को माना जाता था, उसका महत्व दिया जाता 1580 के बाद से। ठीक है, तो ये था पूरा आपका पुर्तगीज का पावर जो था वो जब भारत में आए थे तो क्या क्या हुआ था उनका, किस तरह से उनका टेरिटरी उन्होंने अपनी स्थापित की थी, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना कब्जा किया था, कहाँ कहाँ पे व्यापार में उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, और किस तरह से उनका पतन हुआ था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डच के बारे में डिस्कस करेंगे, अंग्रेजी शासन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रांस के शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले, है ना। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, वहीं पे आपको रिवर्ट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसके बाद हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में डच के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।